हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सागर उरई। देखिए, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। हिंदी में बोलते हैं इसको चुंबकीय फ्लक्स, और यूट्यूब चैनल का नाम आपका लिखा हुआ है फिजिक्स बाय सागर उरई। देखते रहिए, लाइक जरूर कीजिए। और चैप्टर 6 EMI चल रहा है, इसमें आज हम टॉपिक लेकर आए हैं 6.3। ठीक है, इसमें एक चीज़ पढ़नी है। हमने बी पढ़ा था, हमने पढ़ा हुआ है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मतलब चुंबकीय क्षेत्र पड़ा हुआ था। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे नोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। अब हमें एक नए शब्द का पढ़ना है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किन से मिलकर बनता है? तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, आप ये देख रहे हैं, इसमें क्वांटिटी है यहाँ से, ये क्या है? एरिया है ना। तो हम कहेंगे कि इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से गुजरेंगी। अगर इस जगह से, तो आप कहेंगे केवल इतनी ही जगह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी। ठीक है, क्योंकि इस सरफेस में कितनी आएंगी? तो आंसर है इसमें मान लेते हैं 50 आ रही हैं। 50 क्यों आ रही है? जितना इसका एरिया है। तो इस एरिया में उतनी ही लाइनें आएंगी जितना इसका जगह होगी। जैसे हम कहेंगे आपके घर में कितनी हवा आएगी? दीवारों से अगर आप खिड़की छोटी लगाएंगे तो कम हवा आएगी, बड़ी खिड़की लगाएंगे तो हवा ज्यादा आएगी। तो हवा की मात्रा बढ़ानी तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? एरिया। हवा कम करनी तो क्या आपको घटाना पड़ेगा? एरिया। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो जितना इसका एरिया होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगी। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों मिला के एक शब्द का निर्माण करती हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो फ्लक्स में दो चीजें होती हैं, उसका एरिया सबमिट होता है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या। तो हम इसको पीरियड डिस्क्राइब कर चुके हैं, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। थीटा क्या है? B और A के बीच का एंगल। देखो यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। क्या सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे होकर गुजर रही हैं? आंसर नहीं। कितनी गुजर रही हैं? जितना उसका एरिया है। तो इतने एरिया से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं कहेंगे। इतने एरिया से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब इस एरिया से गुजरने वाली लाइंस का ही नाम है चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, इसका यूनिट होता है वेबर। वेबर को WB भी लिखते हैं। और इसका CGS यूनिट होता है मैक्सवेल, नॉट ए ग्लेन मैक्सवेल, है ना। इसका यूनिट होता है मैक्सवेल। ये CGS है, ये MK से SI है। इन दोनों में रिलेशन होता है, एक वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल, याद कर सकते हो। अब इसमें हम एक चीज लेकर आए हैं, स्पेशल केस, कुछ समझना है। इसमें लिखा हुआ है, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझिए सब लोग ध्यान दें, यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इंटर कर रही हो, तो उस सरफेस से पास आउट होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी पृष्ठ के लंबवत प्रवेश कर रही हो तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे इंटर कर रही है? उस सरफेस के लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर। तो देखो हमने एक फिगर बनाया है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये किसकी दिशा है? बी की। हमें और किसकी डायरेक्शन चाहिए? ए की डायरेक्शन हम आप लोग को पहले बताए होंगे, नहीं बताए तो सुन लीजिए। ये सरफेस है, इसके जो एरिया वेक्टर होता है, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा अपने प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, अपने तल के लंबवत। क्षेत्रफल की दिशा अपने तल के लंबवत। अगर ये ऐसा है तो एरिया ऐसा, अगर ये ऐसा है तो ये ऐसे, अगर ये ऐसा होता तो दिशा इसकी ये, मतलब उस प्लेन के कैसा? लंबवत। तो बताओ बच्चों, ये प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया होगा, तो इसके लंबवत क्या होगा? ऐसे होगा, क्योंकि ये आपका ऐसे बना हुआ है, हकीकत में ये ऐसे है। तो ये कैसा होगा? इस टाइप से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जा रही है? देखो ट्यू 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 ऐसे ना। हाँ, तो इसका एरिया वेक्टर भी ऐसे ही होगा। तो जब ये A और B, समझ रही है, A और B के बीच एंगल कितना बन रहा है? नहीं दिख रहा है। जिस डायरेक्शन में B है उसी डायरेक्शन में A है, तो एंगल कितना है? 0, पैरेलल हो गया। तो थीटा कितना हो गया? यहाँ फिगर देखोगे तो थीटा 0। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा? BA
कॉस जीरो, मतलब कितना बी ए। इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर इंटर करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अब परपेंडिकुलर नाम सुन के थीटा 90 मत रख देना, लंबवत सुन के नाम 90 मत रख देना। जब उसने लंबवत कहा है, परपेंडिकुलर कहा है, तो हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है 90। यस नहीं, वो तो 90 कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और एरिया वेक्टर भी तो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो दो परपेंडिकुलर आपस में पैरेलल, तो सोचना है यहाँ, इसीलिए तो ये डिफरेंट है, इसलिए अलग है। तो उसने कहा लंबवत गुजर रही है, दिमाग में आया 90, आपने रख दिया 90, गलत हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भले ही 90, एरिया वेक्टर भी तो 90 होता है, तो दो 90 मिलके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कितना? जीरो। अब दूसरी चीज सुनो, ये सरफेस है ऐसे, समझिए। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल आ रही है, समांतर। देखो जैसा ये ऐसे भी, ये भी ऐसे ही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है? पैरेलल, समांतर आ रही है। तो थीटा कितना होगा? 90। जीरो। अभी उसकी लंबवत है ना वेक्टर, जीरो 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 हो जाएगा। समझिए फिर से, ये एक एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है। इस पृष्ठ क्षेत्रफल के पर पैरेलल मतलब समांतर लाइंस आ रही हैं, तो बी और ए के बीच एंगल कितना होगा? 90। वेरी गुड, 90। क्यों? क्योंकि ये किसकी डायरेक्शन है? बी की, ये बी की, और इसका एरिया वेक्टर एकदम स्टैंड इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की ओर। तो ये ऐसी आ रही है, लेकिन इसका क्षेत्रफल एंगल कितना बनेगा? हाँ, तो यहाँ शब्दों का धोखा है। जब वो कह रहा है किरणें समांतर आ रही तो थीटा 90 जा रहा है, जब वो कह रहा है किरणें लंबवत आ रही तो थीटा 0 जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा समझ में आया कुछ है? हाँ, जैसे ये हो, देखिए, तो इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? पहले से 90, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी आ रही हैं? इसके पैरेलल, इस एरिया के कैसे आ रही है? समांतर, और इसका जो एरिया वेक्टर कैसा? परपेंडिकुलर। तो एंगल कितना क्रिएट हो गया? 90। तो क्या फ्लक्स गुजरेगा? बी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0, पूरा फ्लक्स 0। अरे इसको ऐसे समझ लो, अपने घर में आप घर बनवाएं और दीवार पर खिड़की ऐसे लगा दो, खिड़की इसकी जगह ऐसे लगा दो, हवा जाएगी? हवा नहीं जाएगी, समझ रहे हो ना? तो हवा नहीं जाएगी, मतलब कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। तो आप उसके ऐसे लगाते हैं, तो दीवार पर आप जो खिड़की लगाते हैं ऐसे लगाते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब हवा लंबवत जाए। तो आप चाहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर जाएगा तभी इंटर करेगा, पैरेलल जाएगा तो इंटर नहीं करेगा, क्योंकि थीटा 90 होने से खत्म हो जाएगा। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो जहां आपको 90 दिखता है वहां वो 0 होता है, जहां 0 दिखता है वहां 90। तो यहाँ पर भ्रम की स्थिति है, मृग मारीच का जिसको कहते हैं। तो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तब आगे हो जाएगा। चलिए अगली हेडिंग पे पहुंचते हैं हम लोग। देखिए ये अगला टॉपिक है, इसमें ध्यान देंगे आप, फैराडेज लॉ रिलेटेड टू ईएमआई, मतलब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग। ईएमआई का मैं बार-बार फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपने फैराडे द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। उन एक्सपेरिमेंटों में हमने दिखाया था कि पहले कंडीशन में आप मैग्नेट और कॉइल लेते हैं, अगर आप मैग्नेट को पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, फ्लक्स चेंज होता है, घटना घटती है। दूसरी कंडीशन में आपने रिप्लेस किया था, मैग्नेट को हटाकर एक बैटरी वाली कॉइल लाए थे, उसको भी आगे पीछे कर रहे थे तो फ्लक्स चेंज हो रहा था जिससे करंट प्रोड्यूस हो रही थी। तीसरी कंडीशन में आपने मोशन को खत्म कर दिया, आपने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, बैटरी में टैपिंग की लगा दी, टैपिंग की से हम फ्लक्स को चेंज कर पा रहे थे जिससे ईएमआई की घटना घट रही थी। इन एक्सपेरिमेंटों के आधार पर फैराडे ने ईएमआई से रिलेटेड 2 नियम बना दिए। तो यहाँ पर कितने नियम दिए? 2। तो हम फर्स्ट लॉ पर चलते हैं। प्रथम नियम, इसको आप कहेंगे फर्स्ट लॉ। देखिए फर्स्ट लॉ क्या है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, समझिएगा शब्दों का खेल है, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होंगे तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनेगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, मतलब प्रेरित धारा बनेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, और यह तभी तक होता रहेगा जब तक फ्लक्स
चेंज होता रहेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो ईएमआई की घटना घटेगी, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमआई की घटना नहीं घटेगी। ऐसा बताया किसने? फैराडे। तो फैराडे का प्रथम नियम यही कहता है कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड करंट बनने वाली है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनने वाला है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? ईएमआई। तो जब हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है और यह घटना तभी तक होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तक? नो नहीं। प्रथम नियम हो गया ये, आप इसको लिख भी सकते हैं। हाँ, द्वितीय नियम देखो, सेकेंड लॉ। द्वितीय नियम इसमें देखिए इन्होंने क्या कमाल का बताया, ये लिखा है इसमें, चलो यहाँ लिखते हैं। सेकेंड लॉ में इन्होंने बताया जो ईएमएफ बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल, उस वो इस टाइप से बनेगा, माइनस d∅v अपॉन dt। ये है सेकेंड लॉ। ये सेकेंड लॉ किसने दिया? फैराडे ने, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। समझिए यहाँ पर, यहाँ शब्दों का खेल देखिए, शब्दों का खेल कैसे। इसका नाम इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसका नाम मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। इसकी डी को बोलते हैं डिफरेंस, परिवर्तन। dt, टाइम के भाग को हमेशा पढ़ते हैं दर, मतलब टाइम रेट। अगर आप अलग अलग नाम जानते हैं तो हो गया। देखना, इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in a coil due to flux changes is equal to the rate of change of magnetic flux। फिर से, induced EMF produced in a coil due to flux changes is equal to the rate of change of magnetic flux and its direction opposite to the system। जिस सिस्टम के कारण प्रोड्यूस हुआ है उसके अगेंस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि क्या लगा है? माइनस। हिंदी में इसको ऐसे कहेंगे, ये जो ईएमएफ है कहीं तो प्रोड्यूस हुआ होगा कॉइल में, तो किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की समय दर के ऋणात्मक मान के बराबर। एक एक शब्द का खेल है। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ऐसा किसने कहा? फैराडे। प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, चूंकि ये वोल्टेज है, ईएमएफ एज ए वोल्टेज, इसलिए इसका मात्रक वोल्ट, यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट। इस प्रकार अगर नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल, ये एक टर्न के लिए अगर नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल कितने हो? n। इफ n बी द नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल, यदि कुंडली फेरों की संख्या n हो तो यही बन जाएगा माइनस n d∅v अपॉन dt। अरे भाई सीधी सी बात है, एक के लिए इतना तो n के लिए समझ में आई बात? हाँ, वो माइनस चिन्ह क्या बताता है कि ये जिस कारण से प्रोड्यूस होता है उसी कारण का ये अपोज करता है। तो इसी अपोज के लिए आ जाएगा आगे लेंज का नियम। तो अगले आगे पढ़ने वाले हैं लेंज रूल, जो नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। जाते जाते एक चीज और समझ लीजिए, मुझे एक चीज बताइए आप लोग, जैसे ईएमएफ लिखा है और एक करंट, इतना तो पता है कि ईएमएफ होगा, करंट होगी, दोनों होते हैं, खेल है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी सिस्टम में ईएमएफ हो और करंट ना हो? नहीं। या ऐसा हो सकता है कि ईएमएफ ना हो और करंट हो? नहीं। तो ये फर्स्ट सिचुएशन पॉसिबल है कि सेकंड सिचुएशन? हम सुनिए फिर से शब्द, ऐसा कोई सिस्टम कि उसमें ईएमएफ तो हो लेकिन करंट ना हो, या ईएमएफ ना हो लेकिन करंट हो, तो कौन पॉसिबल है? तो इसको हम स्टडी करेंगे थोड़ा सा, बस स्टडी। आपने देखा होगा सेल, मार्केट से सेल लाते हैं, चाहे वो टॉर्च में डालने वाले हो चाहे घड़ी में डालने वाले हो, सेल, क्या उस सेल में ईएमएफ होता है? विद्युत वाहक बल, यस, उसमें एनर्जी होती है, उसमें केमिकल एनर्जी भरी होती है, उसके अंदर एक ताकत होती है, समझ रहे हो? वो हमेशा कहलाता है, उसके अंदर जो लिखा होता है इतने वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 2.3 वोल्ट, जो वोल्ट लिखा है ना उसका ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है।
समझ रहे हो ना, उसमें वो ताकत होती है। तो उस सेल में क्या है, ईएमएफ। लेकिन वो सेल आप लाए मार्केट से अपनी जेब में डालकर, तो क्या करंट बहती है? आपको करंट लग जाएगी? नहीं। तो उस सेल में क्या है, ईएमएफ। क्या नहीं है, करंट। इसका मतलब है बिना करंट के ईएमएफ हो सकता है। अब अगर उस सेल को आप टॉर्च में लगा देते हैं तो क्या करंट बहती है? यस, तभी तो उजेला आता है बटन चलाने से। उस सेल को आप घड़ी में लगा देते हैं, क्या घड़ी टिक 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 करने लगती है? तो घड़ी टिक टिक करने लगी, इसका मतलब क्या है, उसका ईएमएफ ने करंट को प्रोड्यूस बहाना शुरू कर दिया, फ्लो कराना शुरू कर दिया। तो बताइए करंट को कौन बहाता है? ईएमएफ। अरे उसके अंदर जो ताकत भरी है उसी के कारण तो चार्ज चलता है, उसी के कारण तो इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो करंट तभी बहेगी जब उसको सर्किट मिलेगा। जैसे सेल अपने आप करंट नहीं बहेगा, जब उसको सर्किट मिलेगा, परिपथ मिलेगा, तभी वो करंट बहेगा। जैसे आप घड़ी में लगाओगे तभी करंट बहेगी, सेल उसमें रेडियो में लगाओगे तभी रेडियो चलेगा, ठीक है ना। तो ईएमएफ हो सकता है करंट हो चाहे ना हो, लेकिन बिना ईएमएफ के क्या करंट फ्लो हो सकती है? बिना सेल के क्या घड़ी चल सकती है? बिना सेल के घड़ी नहीं चल सकती है। तो करंट फ्लो होने के लिए ईएमएफ चाहिए। तो ये वाली प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाली प्रोसेस पॉसिबल है। क्लियर? तो ये कभी कभी आपको ध्यान रखना है कि करंट के बिना ईएमएफ या ईएमएफ के बिना करंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। इन कॉन्सेप्टों को ध्यान रख लेना सेल वाले, कि सेल अकेला ईएमएफ हो सकता है, करंट की जरूरत नहीं है। करंट तभी बहेगा जब उसको सर्किट मिलेगा, और बिना करंट ईएमएफ की नहीं फ्लो होती है। क्लियर? तो इतना आप लोग ध्यान दे लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा।